की अध्यक्षता कर रहे और संचालन कर रहे हमारे प्रिय साथी उपेंद्र कुमार, विभिन्न कोनों से आए हुए सभी प्रिय साथीगण, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि काफ़ी संख्या में नारी शक्ति उपलब्ध हैं, यहाँ बैठी हुई हैं। उन सबके प्रति मैं आभार प्रकट करते हुए अपनी बात में शुरू करता हूँ। देखिए, पार्टी का नाम क्या है? आप सबकी आवाज। और उसको जब आप संक्षिप्त में करते हैं आशा, है ना? तो आप लोग आशान्वित हैं कि नहीं, जो बताइए। अरे आवाज ही नहीं आ रही। आप लोग अपने पार्टी से आशान्वित है ना? देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर आप में आशा रहेगी, आप में ऊर्जा रहेगी, तभी जो आप सोचते हैं वो हो पाए। तो सबसे पहले क्या संकल्प लेना हम लोगों को, बताइए। और हम शिक्षा में सुधार क्यों करना चाहते हैं? बेरोजगारी क्यों खत्म करना चाहते हैं? देखिए, एक चीज जरा बहुत बढ़िया आपको लगेगा, बहुत बढ़िया। देखिए, यही ये जो आप सब बोल रहे हैं, और अगर आप पूरे बिहार में घूमिए, अभी आ रहे होंगे यहाँ सब इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, रास्ते में होर्डिंग लगा हुआ है ना बिहार के मुख्यमंत्री जी का। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? कि हम तैयार हैं। आप देखिए ना, बिहार तैयार है। अब बताइए साहब, 20 साल में तैयारे होगा तो काम कब होगा जी? आप जरा समझिए कि 20 साल में हम लोग उनके साथ काम किए, लेकिन क्या कह रहे हैं कि बिहार तैयार है। अभी तैयार ही हो रहा है। 20 साल में आप सिर्फ तैयार हुए हैं, और आपकी स्थिति क्या है? क्या स्थिति है? हमारी सारी यहाँ नारी शक्ति बैठी हुई है। क्या कल बोल रहे थे वो बेगूसराय में? क्या कह रहे थे? वो हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, वर्षों से हम लोग सब साथ काम किए हैं। क्या बोल रहे हैं कि पहले बिहार में नारी कपड़ा नहीं पहनती थी। ये क्या दर्शाता है? ये जरा आप सबको सोचना है, और पूरे बिहार के लोगों को सोचना है कि नीतीश बाबू की स्थिति क्या है। जिस नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए इतना काम हुआ, और आज क्या कह रहे हैं नेता कि पहली बार कपड़ा पहन रही है, पहली बार बोल रही है। हम क्या आपके सामने रख रहे हैं? हम इसलिए इस बात को रख रहे हैं कि मामला बहुत ही गंभीर है। अगर हम बिहार के लोग सचेत नहीं रहेंगे तो आप कहां जाइएगा? समझ रहे हैं भाई? जो नेतृत्व करता होता है उसकी तरफ लोग किस नजर से देखते हैं? नीतीश बाबू सिर्फ जेडीयू के नेता नहीं है, सिर्फ एनडीए के नेता नहीं है, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री का इस प्रकार जो बयान आ रहा है, उसको कभी भी आशा पार्टी समर्थन नहीं करेगी, कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे बिहार में नेतृत्व की कमी है क्या? समझ लिए बिहार में नेतृत्व नहीं है। बिहार इतना लाचार हो गया है, बिहार इतना कमजोर हो गया है। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग राजगृह में हैं।
राजगिरी का मतलब क्या होता है? सीट ऑफ पावर, सत्ता का केंद्र राजगिर। यहां से कितनी कितनी दूरी तक कितने कितने देशों में शासन चलता रहा था। ये है बिहार। किस प्रकार के हमारे यहाँ एक से एक हमारे उस जमाने में भी नेता हुए। बिहार कभी इतना लाचार था क्या? बताइए, इतना लाचार था? भाई देखिए, हमको किसी भी व्यक्ति पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगाना है, लेकिन ये बिहार है। बिहार के 13.5 करोड़ लोगों के प्रति मुख्यमंत्री के पद पर जो रहता है उसकी जिम्मेवारी होती है कि नहीं? बताइए, होती है कि नहीं? बोलिए। तो जिम्मेवारी किसकी होती है? जो पूरे अपने जिसको कहते हैं चीजों को नियंत्रण में रखता हो, सब चीज की पकड़ हो। लेकिन आप देख रहे हैं ना किस किस प्रकार के बयान मुख्यमंत्री के आ रहे हैं। बिहार वासियों का सिर ऊंचा होता है कि नीचा होता है? बताइए जरा। जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं उसको सुन के कैसा लगता है आपको जी? अच्छा लगता है क्या? मैं तो उनके साथ 24 साल तक काम किया, लेकिन आज क्या समय आ गया है कि बिहार कोई लाचार नहीं है। बिहार में ताकत है। जिस बिहार ने दुनिया में शासन किया, सत्ता का केंद्र रहा, ज्ञान का केंद्र रहा, वहां बिहार का और बिहारियों का मखौल उड़ाना सब लोग बंद कब करेंगे? जब आपका नेतृत्व ऐसा होगा जिसको लोग सुने। आज क्या हो रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री को सुनना पसंद कर रहा है क्या? हम लोग साथ में थे 2005 से 2010 में। यही बिहार के मुख्यमंत्री थे, यही बिहार था। किस प्रकार का काम होता था, किस प्रकार का नेतृत्व था। और आज क्या है? तो मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, देखिए बिहार में बिल्कुल जो स्थिति आज आ गई है, और हम लोग जितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं, कोई नौसिखिया नहीं है, यहाँ कोई नया नहीं है। सब लोग मजाक करेगा कि आशा पार्टी का बने का दिन हो रहा है, लेकिन आशा पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उनको वर्षों का अनुभव है, वर्षों का अनुभव। जिस जनता दलियों की बात करते हैं लोग, उसके संगठन के विस्तार करने में आप सब लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जितने भी उस पार्टी में बूथ स्तर के, पंचायत स्तर के, प्रखंड स्तर के, नगर स्तर के, राष्ट्र स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं, सबको बनाने में आपकी अभूतपूर्व भूमिका रही। आपको जब पता चल गया कि जो आपका घर था, किसका घर था? हमारा आपका घर था। लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। अवैध कब्जा को खाली कराना है कि नहीं? बताइए। एकदम। अरे आप लोग सब चुपचाप है, मैं बोल रहा हूं जी। खाली कराना है कि नहीं कराना है? खाली हम लोग लाठी डंडे से नहीं कराते हैं, खाली हम लोग विचार से कराएंगे। अरे अभी भी अगर यही कि बिहार तैयार है, देखिए हम लोग कहाँ है? राजगिर में हैं। जितने हमारे बिहार से साथी लोग आए हैं, मैं चाहूंगा, मैं विभूति जी से भी कहूंगा कि अगर जो लोग रुकना चाहे रुकवा दीजिएगा। बिहार नालंदा राजगिर के आसपास जरा देखिए। मैं शुरू करता हूं। स्वर्ण भंडार, बचपन से हम लोग आते थे। स्वर्ण भंडार के बारे में क्या कहा जाता था? उसका लोग मखौल उड़ाते थे, मखौल उड़ाते थे। आज देखिए जो स्वर्ण भंडार है, मैं जब केंद्रीय इस्पात मंत्री था तो इसी स्वर्ण भंडार से जेठियन कितना दूर है? बताइए। स्वर्ण भंडार से जेठियन की दूरी बताइए कितना है जी? सोच लीजिए। और जेठियन के बाद भारतवर्ष में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मैं था मेरे अंदर, सबसे बढ़िया सोना
सेठियन के पास। तो हमारे पूर्वज लोग स्वर्ण का भंडार कहते थे तो लोग उसको बेवकूफ समझता था। ऐसा नहीं है, आप जरा समझिए इस बात को। अगर हमारे पास स्वर्ण का भंडार नहीं था, हमारे पास अकूत संसाधन नहीं थे, तो फिर कैसे हम लोगों ने बहुत बड़े दुनिया के क्षेत्र में शासन किया था? बिना संसाधन को शासन चलता है क्या? तो ये तो हमारा स्वर्ण भंडार के बगल में ही आपको मिल रहा है सोना। जमुई से हमारे साथी आए हुए हैं, सोनों में भी वहां भी सोना। और ये बिहार के मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये है, मैंने भी उनको बताया था। लेकिन जरा आज भारतवर्ष का दुर्भाग्य देखिए, सुन लीजिए आप लोग। सब लोग सोना सबके घर में है, शादी विवाह में सोना देते हम लोग अपने बच्चों को। ये सोना आज देखिए, भारतवर्ष कितना बड़ा देश है, 142 करोड़ लोग रहते हैं। 1 तोला सोना अपने भारतवर्ष में आज उत्पादन नहीं होता है। जितना सोना पहनते हैं, जितना सोने के गहने पहनते हैं, सब सोना बाहर से आयात होके आ रहा है। जरा समझिए साहब, पहले कहा था, आप लोग बचपन में पढ़ते थे कि कर्नाटक में कोलार क्षेत्र में स्वर्ण पाया जाता है। आज वो भी बंद है सब। अब सोना कहाँ है? बिहार में है, लेकिन बिहार के मंत्री जी सो रहे हैं। सोना है लेकिन लोग सो रहे हैं। आप बताइए जरा, उसका खदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए। और जब खदान होगा तो भारतवर्ष में कहीं सोना नहीं, बिहार में सोना होगा, तो बिहार का भविष्य कैसा होगा जी? और मुख्यमंत्री जी क्या करें? हम हैं तैयार, कौन चीज के लिए तैयार है? बिहार में नहीं लगे, अब वो चलने वाला है क्या? मुख्यमंत्री जी हम लोग सब कार्यक्रम करते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। यहाँ उद्योग धंधे नहीं लगे, उद्योग धंधे लगे, इसके लिए क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ ये कहने से होगा कि 20 साल में हम हैं तैयार। आप जरा समझिए, ये कस करके बोलिए गांव में कि बिहार में सोना का भड़क नहीं बचेगा। तो ये है, देखिए हमारे बिहार में आगे क्या होना है। अच्छा, हम लोग बैठे हुए, देखिए हमारे बहुत सारे मेरे नवादा के साथी आए, खूब नारा लगा रही थी हमारी महिलाएं, वासलीगंज से क्षेत्र थी, सब जगह से थी। ये नवादा कोई साधारण जगह है? ये साधारण जगह नहीं है। नवादा वाले सुन लीजिए, आपसे ज्यादा किसी के पास मिनरल रिसोर्स आज की तारीख में नहीं है। लेकिन क्या कहता है नवादा के बारे में? सिर्फ बालू, सिर्फ बालू, सिर्फ बालू। आप जरा जान लीजिए, ये नवादा से लेकर के हमारा जमुई से लेकर के चले चलिए हमारा भागलपुर तक, हम लोग सब यहाँ जितने हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग पढ़ते थे कॉलेज में, क्या पढ़ाया जाता था केमिस्ट्री में? रेयर अर्थ, 17 मेटल्स का ग्रुप है, पढ़ते थे ना सब लोग। जिनको जिनको याद होगा, वो कौन से मेटल्स हैं? वो वही मेटल है जो कहाँ उपयोग होता है उसका? पूरी की पूरी आईटी टेक्नोलॉजी में, सारा का सारा स्पेस टेक्नोलॉजी में, सारा का सारा डिफेंस टेक्नोलॉजी में। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज है और जो आगे आने वाला है, उसमें रेयर अर्थ की जरूरत है। और सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो हमारे नवादा से लेकर के जमुई के आगे तक। तो अच्छी खबर है कि नहीं बिहार के लिए? कोई बोलता है आप लोगों को? सिर्फ ये कोई नहीं बोलता है। और जरा समझिए, जब इतने अच्छे हमारे पास
सबसे जरूरी है, इनका आगे भविष्य उतना अच्छा नहीं है। आप रोज पढ़ते हैं, भारत सरकार का भी कमिटमेंट है, दुनिया के सब देशों का कमिटमेंट है कि 2070 तक दुनिया को कार्बन न्यूट्रल होना है। मतलब किस प्रकार की ऊर्जा नहीं है जिससे हमारा वायुमंडल जो है कहीं से भी वो पॉल्यूटेड ना हो। तो सबसे जरूरत किस चीज की है? जो आगे है अक्षय ऊर्जा का स्रोत। सबसे बढ़िया अक्षय ऊर्जा का स्रोत हमारे बिहार में उपलब्ध है। और देखिए जरा, बिहार के लोग सदियों से, हमारे पूर्वज सूर्य भगवान को हम लोग क्या करते हैं, छठ के समय में अर्घ्य देते हैं कि नहीं देते? सिर्फ उगते हुए सूरज को नहीं बल्कि डूबते हुए सूरज को हम लोग पहले देते हैं। और आज आप देखिए जरा, आज जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही है, अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है तो हमारा सूर्य भगवान है। पूरा का पूरा जो सौर एनर्जी हमारे बिहार में, जिस प्रकार का हमारा इलाका है, 11.5 महीने से ज्यादा सूर्य भगवान अपनी रोशनी और ताप देते रहते हैं। इससे जो है हमारा ऊर्जा होगा, और ये ऊर्जा का जो स्रोत होगा ये कभी भी नाश नहीं होगा। और आप जरा समझिए कि ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, सौर ऊर्जा। और आगे मैं बार बार 2-3 मीटिंग में मैं कहा हूं, सब साथियों को बता रहा हूं, ये समझिए कि हम लोग काहे के लिए तैयार हैं। इन नीतीश बाबू का कहना में मत जाइए, हम लोग तैयार हैं कि जो भविष्य में जिस चीज की जरूरत होगी, जिस प्रकार की ऊर्जा की जरूरत होगी, उसके लिए आशा पार्टी तैयार कर रही है बिहार के लोगों को। अब देखिए, जल, पानी, सबसे शुद्ध कहाँ का है? पानी बिहार का। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे, शुरू में पढ़ते थे तो बहुत बच्चा घर में अपनी माँ से कहता था H2O लाओ, H2O लाओ। माँ समझती थी बेटा पगला गया। क्लास में पढ़ा दिया कि H2O के जल का जो है H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और आज देखिए जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं कि हम लोग काहे के लिए तैयार हैं। एक तो हमने बताया सौर ऊर्जा और दूसरा है हाइड्रोजन ऊर्जा। ये जितनी गाड़ियां चल रही हैं, जितने एयर कंडीशन चल रहे हैं, जितने फैक्ट्री चल रहे हैं, कोयला से, तेल से, गैस से, ये सब बंद होगा और इसकी जगह होगा क्या? हाइड्रोजन होगा ऊर्जा का स्रोत। और देखिए हम लोग सब केमिस्ट्री में पढ़ते थे इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस, कि भाई जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो हाइड्रोजन जो अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी होगा आगे आने वाला समय में। तो बिहार तैयार है कि नहीं? क्योंकि सूर्य भगवान हमारे पास है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? बिजली। बिजली हम लोग कोयला से नहीं लेंगे, हम लोग तेल से नहीं लेंगे, हम लोग गैस से नहीं लेंगे, बल्कि सूर्य भगवान से लेंगे। और हमारा जो जल है बिहार का इतना शुद्ध है, इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होगी तो पूरा का पूरा जो बिहार है वो हाइड्रोजन बनाएगा और दुनिया को हम लोग क्लीन एनर्जी हाइड्रोजन के रूप में देंगे। तो बिहार क्या होगा? बिहार का भविष्य क्या है कि बिहार आगे आने वाले समय में दुनिया को हाइड्रोजन देगा। हम लोग इसके लिए तैयार हैं। लेकिन इसकी चर्चा होती है कभी बिहार में? नहीं चर्चा होती है। तो साथियों, जो मैं बोल रहा हूं कि आपको क्या कहना है आगे, कि हम लोग बिहार को पहले भी जो था सत्ता का केंद्र था, ज्ञान का केंद्र था, लेकिन हम लोग खुशहाली के नाम पर सबसे नीचे पहुंचे हुए थे, बड़ व्यक्ति आय के नाम पर सबसे पीछे पहुंचे हुए थे। और हमारे पास ऊर्जा का स्रोत नहीं था, बिजली का स्रोत नहीं था। वो सब पर हम लोग एक तरह समझिए मजबूत हो जाएंगे। और आगे आने वाला जो इतिहास में आगे आने वाला भविष्य जो होगा वो किसका होगा? वो बिहार का होगा, हमारे बच्चों का होगा। सोचिए कितना बड़ा उद्योग लगेगा, कितना बड़ा उद्योग धंधा इससे लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने बताया आपको, सोना आपके पास, रेयर अर्थ आपके पास, हाइड्रोजन बनाने का आपके पास, और टंगस्टन। ये देख लीजिए टंगस्टन की कितनी उपयोगिता है। ये जमुई में पूरा भरा हुआ है। अभी मैं देख रहा था केरला
लोग मिठाई बांट रहे हैं, लेकिन बिहार में है तो किसी को पता ही नहीं। तो आपकी पार्टी आशा पार्टी जब सरकार में आएगी तो सिर्फ कहेंगे हम लोग नहीं कि हम लोग उद्योग धंधे कैसे लगाएंगे। उद्योग धंधे कैसे लगेंगे इसका रास्ता, ये रोड मैप हमारे जितने कार्यकर्ता है ये समझ लीजिए, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं। आप जरा समझिए, इतनी अच्छी उपजाऊ जमीन किसी की है तो खाद्यान्न के मामले में, और जितने भी खाद्यान्न होंगे उस पर आधारित जितना भी उद्योग लगेगा, संभावना कहाँ होगी? सबसे ज्यादा संभावना होगी बिहार में। किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, सिर्फ बिहार में ही आगे आने वाले समय में संभावना है, क्योंकि हमारे बिहार के जो बच्चे हैं वो मेधावी है, परिश्रमी है, सिर्फ चाहिए कि उनको मौका मिलना चाहिए। हमारे साथी बोल रहे थे, बताइए, नीतीश बाबू कहते हैं पहले कुछ था, बोलते हैं ना, क्या कहते हैं कि पहले कुछ नहीं था। कुछ नहीं था तो कैसे वो बख्तियारपुर से पढ़ के इंजीनियर बन गए जी? जब कुछ था ही नहीं तो कैसे बन गए? आपके सामने में हूं, जब बिहार में कुछ था ही नहीं तो मैं अपने गांव से पढ़ के कैसे मैं आईएएस अफसर बन गया था? जब बिहार में कुछ था ही नहीं तो राजेंद्र बाबू जीरा देवी में पढ़ करके भारत के राष्ट्रपति बन गए, तो बिहार में कुछ था ही नहीं। देखिए, सोच की बात होती है। अब नीतीश बाबू इस लेवल पर पहुंच गए हैं ना कि उनकी सोच बंद हो चुकी है, नहीं तो ऐसा वक्तव्य वो कभी नहीं देते। बिहार में जितने भी नेता हुए, जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, हमको लगता है कि 29वें मुख्यमंत्री हैं, सभी मुख्यमंत्रियों ने बिहार के लिए काम किया है और सब जो है धन्यवाद के पात्र। ये तो अवसर जनता देती है, तो जनता ने उन लोगों को अवसर दिया है। और अब जरा सोच लीजिए, 20वां साल इनका चल रहा है और बिहार का इतिहास निकाल कर देख लीजिएगा तो पहले 30 साल में 20 मुख्यमंत्री मिलेंगे आपको, और अभी 20 साल में 1 मुख्यमंत्री मिले। तो भाई बिहार की जनता काम खोजेगी कि नहीं खोजेगी? और काम खोजेगी तो क्या कहेगा, हम तैयार हैं। अभी तैयारी चल रही है, अब तैयारी करिए जाने की। अब विदाई का समय है और आपका पूरे बिहार में जो हमारे साथी हैं, आपका मनोबल को बनाए रखना है। हमारे जितने कार्यकर्ता साथी हैं सबका मनोबल ऊंचा रखना है। भविष्य आपका ही है और ये 2025 का जो चुनाव होने जा रहा है ना, आप सब लोगों को पूरी मजबूती से चुनाव में उतरना तो है ही, इस ध्येय से उतरना है कि अपनी सरकार बनानी, अपनी सरकार बनानी। मैं आ रहा था तो मेरे मीडिया के साथी पूछ रहे थे कि नालंदा में बड़ी आज उत्साह में लोग हैं। हमको उत्साह में तो रहेगा ही, चुनाव का समय है, लोगों में उत्साह है और नालंदा में 7 सीट हमारे आशा पार्टी को मिली। नालंदा का विधायक लोग देख रहे हैं कितने कितने टर्म से है जी, गिनते जाइए, लंबा लंबा टर्म है। पता कर लीजिए क्या क्या काम किया है, चिट्ठी लिखने के अलावा कोई काम किया है क्या? इसे देखिए, अभी क्या करना है आपको अपने अपने क्षेत्र में जाकर करके अपना संगठन को मजबूत कर लेना है। और उसी संगठन को मैं मजबूत मानता हूं क्योंकि मैं संगठन का आदमी हूं, जिसका संगठन बूथ स्तर पर मजबूत होता है। आपको अपने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बना लेना है और जब बूथ को मजबूत कर लीजिएगा, बूथ जीतिएगा तो चुनाव जीत जाएगा। जितने हमारे यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कौन कौन बूथ के हैं कि नहीं बताइए तो? सब लोग किसी न किसी बूथ के हैं ना, तो अपने बूथ के अपने को आप अध्यक्ष मान के चलिए, चलिएगा कि नहीं चलिए? जैसे मैं अपने गांव का हूं जहां पर मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, तो चुनाव के दिन तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी मेरी होगी उस बूथ पर। तो जितने हमारे पदाधिकारी हैं, जितने हमारे सब साथी हैं, सबको सबसे पहले क्या करना है, अपने बूथ को मजबूत करना। और जब ये बूथ मजबूत कर लीजिएगा ना, तो चुनाव के समय में आपको परेशानी नहीं होगी। और इसीलिए आगे आने वाले समय में जितने भी हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, बिहार के भिन्न भिन्न कोनों से आए हुए, सभी
जाइएगा, सरकार क्या सब जगह लिखे हुए, राइट टू पब्लिक सर्विस है, राइट टू पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल है। लगेगा कि भाई बिहार में तो कुछ शिकायतें नहीं, बिहार में तो जितनी सेवाएं हैं वो जनता को वैसे ही उनके घर पर मिल जाता है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, आज की तारीख में निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए कितने बार अंचल का चक्कर काटना पड़ता है बताइए जरा। जाते जाते परेशान हो जाते हैं, अंत में किसी दलाल को पकड़ करके आप पाते हैं कि नहीं पाते। ये देखिए जरा, सरकार का क्या दायित्व है। सभी आप गांव में, सभी पंचायत में आपने पदाधिकारी कर्मचारी लगा रखे। अपनी आशा पार्टी की सरकार आएगी जो आनी ही है, तो हम लोग हरेक लोगों के घर में जैसे इलेक्शन का वोटर लिस्ट पहुंचता है ना, वैसे सबके घर में फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार अपने खर्चे से आपके घर में आपका निवास प्रमाण पत्र, आपका आय प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका म्यूटेशन का कागज सब मुहैया कराएगी। सरकार का ये काम है, सुशासन का ये काम है कि जो सुविधा मिल रहा है वो मिल जाए। और आज सबसे ज्यादा कहां परेशानी होती है, अगर मुखिया है अगर आप, तो बड़ा भारी अपराध किए, बड़ा भारी गुनाह किए हैं, मुखिया जी पर तत्काल एफआईआर। अच्छा, ये मुखिया चला गया था आशा पार्टी की मीटिंग में, एफआईआर करो, ये मुखिया फलाना का समर्थक है, एफआईआर करो। बिहार में पहले लोग क्या बोलता था, जंगल राज, आज बिहार में क्या है, एफआईआर आज है, एफआईआर। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अगर काम कर रहा है और सरकार के दाएं बाएं अगर कुछ चले तो तत्काल एफआईआर। देखिए भारत में, भारत सरकार ने, मैं प्रधानमंत्री जी को एक बार नहीं कई बार इस चक्कर में हमने बधाई दिया हूं। जरा समझिए इस बात को आप लोगों को नीचे तक उठाना है कि भारतवर्ष में जितने भी सिविल लॉ थे, दीवानी मामले थे, जहां जहां उसमें क्रिमिनल चीजों को प्रावधान कर दिया गया था, भारत की एनडीए सरकार ने इन सारे मामलों का डीक्रिमिनलाइज किया। मतलब जिसमें जुर्माना हो सकता है, सिर्फ जुर्माना लगेगा, जेल नहीं जाना पड़ेगा। अब बिहार में क्या है, जितना दीवानी मामला है उस सब में आप एफआईआर करा दे। तो जब हम लोग के साथ पार्टी सरकार में आएगी तो ये जो एफआईआर राज है ना, उसको हम लोग खत्म करेंगे। एफआईआर कहाँ होना चाहिए, जहां अपराध होता है। अब जनप्रतिनिधि कहेगा साहब मुखिया जी ने गबन कर लिया, बोलेगा अरे मुखिया जी ने गबन कर लिया तो भाई आपके पास अधिकार है उस पैसे की रिकवरी करिए, इसका तो अधिकार है ना। आप रिकवरी नहीं करके चुपचाप क्या करता है, एफआईआर कर दो, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो बिहार में किस बात का डर है, लोग डरे रहते हैं। सरकारी कर्मचारी हमारे शिक्षक लोग घड़ी देखते रहते हैं, पढ़ने के बजाय वो घड़ी देखते हैं कि बाप रे बाप 8:30 तो बज गया, स्कूल नहीं पहुंचे हैं, जो ऐप है उसमें तो एब्सेंट कर देगा। बताइए साहब, जिस प्रदेश में शिक्षक तनाव में रहेगा, हमारे साथी के बच्चे पढ़ पाएंगे क्या, वो पढ़ा पाएगा क्या? भाई शिक्षक को कितना देर पढ़ाना होता है, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास। आप देखते रहते हैं कि भाई 8:30 पहुंचा कि नहीं, उनका क्लास शुरू हो रहा है 11 बजे। आप जरा समझिए इस बात को कि जहां अगर शिक्षक का मान सम्मान नहीं रहेगा, क्या शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? आप सिर्फ घड़ी देखते रहिएगा, उससे शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। और अब तो हम क्या कहें, हमारे बिहार में भी ऐसे मैं भी आईएएस में था, ऐसे ऐसे अफसर हैं कि हर एक स्कूल से बात कर रहा है कि क्या हो रहा है। बताइए साहब, सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है नीति बनाना, सरकार का काम है संसाधन उपलब्ध कराना, बाकी पूरे के पूरा जो अपना तंत्र है उसका काम है उसको लागू करना। आज क्या हो रहा है, सब लोग जो है वाहवाही के चक्कर में जो अपनी जिम्मेदारी को भूल रहे हैं। अब भुगतना किसको पड़ता है? पूरा का पूरा बताइए शिक्षा का माहौल। हम लोग पढ़ते थे गाँव में, 10 बजे हम लोग स्कूल जाते थे, 3 बजे घर आ जाते थे। क्या पढ़ाई होती थी, आधे घंटे क्लास होता था। तो देखिए सब जगह बिहार में क्या हो रहा है, तरह तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अरे जो चीज
बिहार को हम लोग एक खुशहाल बिहार बनाएंगे। आप सब संकल्पित है ना इस बात के लिए? हाथ उठाइए जरा और देखिए एक बात मैं और कर, हम लोग जितने लोग यहाँ हैं 3 माताओं को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहले धरती माता, है कि नहीं? तो धरती माता को प्रणाम करना है हम लोग को रोज, हर एक मीटिंग। उसके बाद धरती के जिस हिस्से में रहते हैं भारत माता, भारत माता को हमको नमन करना है। और तीसरी अपनी अपनी माता जिन्होंने हमको पैदा किया। तो आशा पार्टी में मुझे अच्छा लगा, मैं आ रहा था, हमारे साथी नारा लगा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग नारा क्या लगा रहे थे? धरती माता की जय। ये लगाना, धरती माता की जय, भारत माता की जय, अपने अपनी माताओं की जय। और इसके साथ अपनी ताकत को मजबूत कर करके आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। हम लोग का नौसिखिया नहीं है, 43 साल का हमको भी सरकार चलाने का अनुभव। मैंने उत्तर प्रदेश में भी काम किया है, बिहार में भी काम किया है और भारत सरकार के 6 मंत्रालय में काम किया। और जितने हमारे बिहार के साथी हैं सबके सहयोग का मुझे पूरा भरोसा है और सबकी ताकत पर हमको पूरा भरोसा है। तो बिहार के लोगों की ताकत पर हम अपनी सरकार बनाएंगे और बिहार का उज्जवल भविष्य न बनाएंगे बल्कि बिहार को एक खुशहाल बिहार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आरसीपी सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, आरसीपी सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, आप सबकी आवाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, आप सबकी आवाज जिंदाबाद, धरती माता की जय, धरती माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अपने अपने माता की जय। साथियों,